Ladies and gentlemen, I am back. हेलो गाइस, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सी के बेसिक हिस्ट्री के बारे में जाना, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सी क्या है, सी को कब बनाया गया, सी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सी को किसने बनाया, ओके, सी को कहाँ बनाया गया, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, तमाम चीज़ों को आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है ना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझो। इस वीडियो में ना हम लोग सी के स्ट्रक्चर को काफ़ी बारीकी से समझ रहे होंगे, और इसी वीडियो में ही हम सी में छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। ओके, तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आप चारों चीज़ें देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। ये जो आप चारों चीज़ें देख रहे हैं, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये चारों अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं? अगर किसी को पता है ना भाई, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना नाम, उसके आगे यस टाइप कर दो, हम समझ जाएंगे। ये जो आप चारों चीज़ें देख रहे हैं ना, इसे सी का स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये जो आप चारों चीज़ें देख रहे हैं, इसे सी का स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये सभी देखने में आपको अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। अगर इन चारों की मदद से अगर कोई सी का प्रोग्राम अगर हम रन करते हैं तो, और रन करते हैं और उसको आउटपुट को अगर एनालाइज करते हैं, ठीक है, आउटपुट को देखते हैं ना, इस चारों को जो है, चारों की मदद से अगर हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, और आउटपुट जो आएगा अगर उसको एनालाइज करते हैं, तो ये चारों जो स्ट्रक्चर है ना, चारों से एक ही आउटपुट आने वाला। तो हम लोग कह सकते हैं कि चारों स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है, बस चीज़ों को लिखने का जो है ना तरीका अलग अलग है, नहीं तो सभी स्ट्रक्चर सही हैं और चारों स्ट्रक्चर जो है वो एक ही हैं। आइए हम इस स्ट्रक्चर को पार्ट बाय पार्ट करके समझते हैं, ताकि चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को देखते हैं, ठीक है। हेडर फाइल क्या होता है, आपके लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ चीज़ों को, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं stdio.h, यहाँ पर भी stdio.h, ठीक है। आप बता सकते हैं कि क्या ये दोनों अलग अलग है या फिर एक ही हैं? ये दोनों जो है ना सिर्फ देखने में अलग अलग है, ठीक है। दोनों का जो तरीका है लिखने का वो अलग अलग है, पर दोनों का काम बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों एक जैसा ही काम करता है। आप चाहे ऐसे यूज कर लो या फिर ऐसे यूज कर लो, ये आपके ऊपर है। दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, तो घबराना नहीं है देख कर कि ये क्या है ये क्या है। ओके, अब देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, कि आखिरकार इसके फंक्शंस क्या है, कैसे काम करता है, चीज़ें क्या है नहीं है, आपको मैं बताता हूँ। ये एक ही है, ठीक है। इन्हें केवल लिखने का तरीका जो है इनका वो अलग अलग है, इनके फंक्शंस जो है बिल्कुल सेम है। ओके, stdio.h क्या है? सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि आखिरकार है क्या? क्या कहा जाता है? हेडर फाइल कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसे सी का हेडर फाइल कहा जाता है। ओके, इसे एकदम सरल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ना चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो stdio.h है, ठीक है, आशा करता हूँ आप चीज़ें देख रहे होंगे। stdio.h जो है क्या है? एक हेडर फाइल है, ठीक है, और हर हेडर फाइल का अपना पर्सनल कह सकते हैं, हर हेडर फाइल का अपना लाइब्रेरी फंक्शन होता है, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे scanf है, printf है, getS है, puts है। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, इसे हम फंक्शन बोलते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस हो गया किसका? हेडर फाइल का। जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको हेडर फाइल में दिक्कत नहीं होगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। stdio.h क्या है? यह एक हेडर फाइल है, और हर हेडर फाइल का अपना पर्सनल लाइब्रेरी फंक्शन होता है। ओके, हर हेडर फाइल का अपना पर्सनल लाइब्रेरी फंक्शन होता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ math.h है, ठीक है। math.h का लाइब्रेरी फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, sq, rt, pow, exp, log, sin, cos, tan, cosec,
तमाम चीज़ें जो मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं वो सभी क्या हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। किसके, इस हेडर फाइल के जो है math.h। उसी प्रकार अगर हम स्ट्रिंग का देखें, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक हेडर फाइल है और इसका अपना पर्सनल लाइब्रेरी फंक्शन है। वो कौन सा है, strcpy, strcat, strcmp। ये जो फंक्शंस है ना, लाइब्रेरी फंक्शंस किसके हैं, string.h। ओके, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इन लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ अगर आप खेलना चाहते हैं ना, जैसे scanf, printf, getS, putS हो गया, उसके बाद जैसे मैथमेटिकल फंक्शन हो गए, पाव, exp, log, sin के साथ अगर खेलना चाहते हैं तो इसके जो पर्सनल जो हेडर फाइल है उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप इनके साथ आप खेल सकते हो, इनका यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप scanf, printf, getS, putS इन सभी तमाम चीज़ों का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, इसके साथ खेलना चाहते हैं, तो आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या है, stdio.h। उसी तरीके से अगर हम देखें sqrt, पाव, exp, log, sin, cos, tan इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, अगर उनके साथ अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, math.h हेडर फाइल। उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, string.h क्या है, एक हेडर फाइल है। अगर आप इसके साथ खेलना चाहते हैं strcpy, strcmp, strcmp हो गया, strcat, इन सभी के साथ अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको string.h हेडर फाइल इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए आप यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने ना एक कुछ इम्पोर्टेंट हेडर फाइल को यहाँ पे लोकेट करा है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। जैसे अगर आप चाहते हैं ना, जैसे आप एक सेकेंड जूम करता हूँ मैं, अगर आप डायग्नोस्टिक फंक्शंस के साथ अगर खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ASSERT.h हेडर फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस के साथ खेलना चाहते हैं तो STYPE.h का फंक्शन हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ अगर खेलना चाहते हैं तो math.h आपको जो है यूज करना पड़ेगा हेडर फाइल के रूप में। उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स जो हैं और उसके जो फंक्शंस हैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसे ज़रूर देखें, ध्यान से देखिएगा। पढ़ना है तो 4 बार बस, पर याद रखिएगा, इसे याद करने की ना ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चीज़ों को यूज करते करते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीज़ों में, ट्रस्ट में। अब जैसे जैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते जाएंगे ना, आपको ये अपने आप याद होता जाएगा, तो इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्या है, ओके, इंट मेन कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलते पैरेंथेसिस, इसको बोलते कर्ली ब्रेसेस। इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पर इंट कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमने इंट शब्द का यूज़ किया, इसका मतलब क्या होता है। इंट का सिंपल सा मतलब होता है इंटीजर। इंट मतलब इंटीजर, ठीक है। और ये इंटीजर जो है हमेशा ना एक वैल्यू रिटर्न करेगा। इंट जब मेन के साथ लगता है ना, तो इंट हमेशा ही एक वैल्यू रिटर्न करता है, और वह वैल्यू किस टाइप का होता है, वो वैल्यू भी एक इंटीजर टाइप का ही होता है, ठीक है। और इंट जो है एक वैल्यू रिटर्न करता है, और वो वैल्यू किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का ही होता है। ओके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं वॉइड, मेन के साथ किसका यूज किया गया है, वॉइड का, ठीक है। यहाँ पर इंट, यहाँ पर वॉइड। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि वॉइड क्या रिटर्न करेगा। हाँ, वॉइड ना कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वॉइड का जो मतलब ही होता है नथिंग, नल, मतलब कुछ नहीं भाई, वॉइड कुछ रिटर्न ही नहीं करता। ओके, और यहाँ पर मेन कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो मेन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेन कहने का क्या मतलब है, तो ये इसे एक छोटे से कहानी के माध्यम से ना समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका एक आलीशान सा घर है, ठीक है, मानने के लिए बोल रहा हूँ भाई मान लो कि यार आपके पास एक आलीशान सा घर है, ठीक है। सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप बताओ कि उसमें आप कितने दरवाजे रखोगे, मेन गेट जो होता है एंट्रेंस, वो कितने रखोगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 1, 5, 10 या फिर उससे भी ज़्यादा।
ऑब्वियस सी बात है, आप एक ही एंट्रेंस या मेन गेट रखना चाहेंगे ताकि आप आसानी से नज़र रख सकें कि कौन आया कौन गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो मेन फंक्शन है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो मेन फंक्शन है, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो मेन फंक्शन ना काम करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मेन फंक्शन काम करता है। अगर कोई भी सी का प्रोग्राम जो हम रन कराना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी सी का प्रोग्राम अगर हम रन कराना चाहते हैं ना, तो मेन फंक्शन से होकर के ही जाना पड़ेगा। ओके, तो आते हैं अपने प्यारे से पीडीएफ में आगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, हैशटैग इंक्लूड। हैशटैग इंक्लूड को देखते हैं। हैशटैग इंक्लूड जो है स्ट्रक्चर में इसका क्या काम है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तमाम चीज़ों को देखते हैं। हैशटैग इंक्लूड जो है ना, हैशटैग इंक्लूड इसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, या प्री कंपाइलर डायरेक्टिव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है नीचे पीडीएफ में, इसे बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या प्री कंपाइलर डायरेक्टिव। ठीक है, इसकी वर्किंग को ना हम एकदम सरल भाषा में समझने वाले हैं। भरोसा रखिए आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आनी है। इसकी वर्किंग को हम एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम में ना फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, आशा कर रहा हूँ फंक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन यूज करते हैं, जैसे स्कैनएफ हो गया, प्रिंटएफ हो गया, ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हम यूज करते हैं ना, तो इसके फाइल की जो कंटेंट होता है, मेरी बातों को ना एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसके फाइल के जो कंटेंट होते हैं ना, उसको हमारा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या प्री कंपाइलर डायरेक्टिव होता है, वह हमारे जो सिस्टम में जो कंपाइलर होता है, ठीक है, कंपाइलर को ना प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, फाइल के जो कंटेंट होते हैं, तमाम कंटेंट जितने भी कंटेंट होते हैं फाइल्स के, उसको हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर को प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, जिससे हमारा जो कंपाइलर है ये समझ जाता है कि जो हमने फंक्शन यूज किया है वह किस तरीके से वर्क करेगा, हमने जो फंक्शन यूज किया है वह किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने फाइल के कंटेंट का, यहाँ पर आपने सुना होगा फाइल के कंटेंट शब्द का यूज मैंने किया है। इसका क्या मतलब है, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है? अगर बता सकता है ना भाई, वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, अपने नाम के आगे यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फाइल में कंटेंट करने का क्या मतलब है। जैसे हम लोग प्रिंट एफ, स्कैन एफ, पाव फंक्शन यूज करते हैं, आपने एकदम चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जानी है। जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में स्कैन एफ, प्रिंट एफ, पाव फंक्शन यूज करते हैं, ये फंक्शन सी में हमारे वर्किंग को ना आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्कैन एफ, प्रिंट एफ, गेट एस, पुट एस, या फिर यहाँ पर पाव हो गया, EXP हो गया, लॉग हो गया, साइन हो गया, इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं ना, इसे हमारे प्रोग्राम को ना आसान बनाने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और जब इसे बनाया गया है तो इसे बनाने में मेनी लाइंस ऑफ कोड का यूज किया गया होगा। ठीक है, जब इसे बनाया गया है इसको बनाने में मेनी लाइंस ऑफ कोड का यूज किया गया होगा, और यही जो मेनी लाइंस ऑफ कोड है ना, इसे ही हम फाइल के कंटेंट कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप हैशटैग इंक्लूड के वर्किंग को समझ गए कि करता क्या है। अब हम लोग सी के एट्रीब्यूट्स, सी के गुण, सी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या होता है सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी जो है ना एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी किस तरह का लैंग्वेज है? सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी किस तरह का लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहने का क्या मतलब होता है, आप शायद कंफ्यूज कर जाए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अब थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ मैं, ठीक है, आपको अपने स्ट्रक्चर पर लेके चलता हूँ, आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँगा। आप यहाँ पर देख रहे हो हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन, इसे क्या बोलते हैं? हाँ, पैरेंथेसिस, इसको
कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न 0 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो हैशटैग इंक्लूड है, तो इंक्लूड का जो ये जो इंक्लूड जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, हम लोगों ने लिखा है, ये किस केस में है, अपर केस में या लोअर केस में? हाँ, यह बिल्कुल लोअर केस में है। तो केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये होता है कि जब जो चीज़ें पहले से जो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, ठीक है, सी में, कि ये लोअर केस में ही होगा, तो आप इसे अपर केस में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड है, आप इसको ना अपर केस में नहीं लिख सकते हो, आई को बड़ा नहीं लिख सकते हो, सी को भी अपर केस में नहीं लिख सकते हो। इस तरीके से ना चीज़ों को आप जो लोअर केस में जो ऑलरेडी फिक्स है उसको आप अपर केस में नहीं लिख सकते हो, नहीं तो इसका फिर मीनिंग बदल जाएगा, नहीं तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केस सेंसिटिव कहने का क्या मतलब होता है, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एट्रीब्यूट क्या है। यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखा है, जो इंट है उसको आप ये नहीं लिख सकते, मेन को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। C programming is considered as the base for other programming language. That is why it is known as mother language. आशा करता हूँ आप इस लाइन का मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, C जो है ना, तमाम जो लैंग्वेजेस आई हैं, जैसे हो गया जावा हो गया, पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये कैसे बने हैं, सी को ना बेस मान करके इन लैंग्वेज को ना बनाया गया, ठीक है, जिस वजह से ना सी को मदर लैंग्वेज कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, सी को क्या बोलते हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से। सी जो है ना प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इसे हम प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब होता है कि हमारा जो सी होता है ना, सी में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे हम पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। चीज़ों को ना हम पार्ट बाय पार्ट लिखते हैं ताकि उसमें जो प्रॉब्लम हो उसे हम आसानी से देख पाएँ कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसे बाद में ठीक कर सकें, ठीक है। प्रोसीड्यूरल कहने का क्या मतलब है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सी जो होता है ना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। सी जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स वी कैन डिवाइड इट इन मेनी पार्ट टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। इट मीन्स वी कैन डिवाइड इट इन मेनी पार्ट टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, ओके। इसे हम कई भागों में बांट सकते हैं, कई पार्ट में ना डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। इसीलिए इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सी जो है ना एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे सी किस तरह का लैंग्वेज है, सी एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कहने का क्या मतलब होता है, सी जो है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों को ही सपोर्ट करता है। सी जो है ना बीच वाला होता है भाई मतलब कहने का यहाँ पर ये होता है कि सी जो है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज दोनों को ही सपोर्ट करता है, जिस वजह से इसे मिड लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ना हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, दोनों को ही मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। टू द पॉइंट मैंने चीज़ों को यहाँ पे कोशिश करा है लिखने का, तो आप प्लीज़ इसे एक बार जोर पढ़िएगा, ठीक है। इसे 2-3 बार पढ़िएगा, आप चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर है मेरा प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। ये बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है भाई। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ना, कभी नहीं भूलोगे आप, ध्यान से सुनो बस। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, आप इसमें देख रहे होगे, प्रिंटफ फंक्शन जो है यहाँ पर आप ना देख रहे होगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने यूज़ करा है प्रिंटफ, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ना प्रिंटफ लिखा हुआ है, CM कोडर्स, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंटफ, ठीक है। एफ को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। प्रिंट तो आप समझ रहे होंगे, प्रिंट करने का क्या मतलब, प्रिंट मतलब प्रिंट कर दो भाई, जो कुछ भी है ना उसको प्रिंट कर दो, ओके। प्रिंट एफ फॉर फंक्शन,
प्रिंट फंक्शन जो होता है ना, यह ऐसा है भाई, ये मतलब क्या ही बोले हम। ये जो चीज़ होता है ना इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया पैरेंथेसिस डुअल कोट, और डुअल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं ना वो एज इट इज़, ध्यान से सुना मेरी बात को। प्रिंटफ फंक्शन हो गया, उसके बाद इसके लिखने का तरीका होता है। प्रिंटफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पहले आएगा पैरेंथेसिस, उसके बाद डुअल कोट, उसके बाद जो कुछ भी हम इसके अंदर लिखते हैं ना वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग प्रिंटफ को ना प्रैक्टिकली समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है। अपने आते हैं अपने वी एस कोड पे, एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड, ओके, स्पेस, उसके बाद लिखना है क्या, आप डुअल कोड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, stdio.h, stdio.h, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या लिखते हैं, इंट main, मेन, उसके बाद क्या यूज करते हैं, क्या, हाँ, उसके बाद क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस, ओके। उसके बाद क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ओके। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने इंट का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ मैंने वॉइड लिखता ना तो यहाँ रिटर्न करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है इंट, क्या लिखा है, इंट। तब हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा ना एक वैल्यू, वो भी इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिटर्न, रिटर्न 0, और लास्ट में क्या लगाते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर हम प्रिंटिफ को देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रिंटिफ, ठीक है, हम लोगों ने पीछे क्या देखा है, प्रिंटिफ के स्ट्रक्चर को देखा है। तो क्या होता है, प्रिंटिफ, उसके बाद आता है क्या, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर डुअल कोट, और डुअल कोट के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं ना वो प्रिंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एक नाम को प्रिंट करवा के देखते हैं कि एक्चुअल में प्रिंटफ काम करता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर सी एम कोडर प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, सी एम कोडर्स, ओके। मैंने सी एम कोडर्स लिखा, अब देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं। तो इसको कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल ऑल्ट एन, सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगेगा, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर करने का क्या मतलब होता है, ये हमारा जो लाइन है ना ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया, उसके बाद इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल ऑल्ट एन, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, देख सकते हैं क्या है, सी एम कोडर्स, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें दोनों एक साथ आ जाए। आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, आप ये दोनों को देख रहे हैं, सी एम कोडर्स एज इट इज़ प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा चीज़ कुछ प्रिंट करवा कर कि प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ना सीमेज प्रिंट करवा कर देखते हैं कि होता है कि नहीं, जी, ओके, CIMAGE, ओके। यहाँ पर हमने सीमेज लिखा, अब देखते हैं कि ये चीज़ें प्रिंट होती हैं कि नहीं, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल ऑल्ट एन, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीमेज मेरा प्रिंट हो गया है। तो आप यहाँ पर जो चीज़ जो कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं ना वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा एक और चीज़ प्रिंट करवा कर देखते हैं, ओके। यहाँ पर ना हम पटना प्रिंट करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पटना, ओके। ध्यान से देखिएगा चीज़ों को कैसे काम करता है। लास्ट में हम क्या लगाएंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ओके। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल ऑल्ट, इसको जब हम रन करते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या आप कुछ देख रहे हैं आपको देख रहे हैं सीमेज, सीमेज के साथ एकदम पास में एकदम सट करके क्या आ गया है, पटना, पर प्रिंट तो हुआ ना,
पर यहाँ प्रॉब्लम है कि एक साथ प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप दूर करना चाहते हो ना, कई तरीके हैं, ठीक है। जैसे में से पहला तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। यहाँ पर ना आप चीज़ों को ना नेक्स्ट लाइन में अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, पहले हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा कर देखते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा लिखिए प्रिंटफ हो गया, उसके बाद डुअल कोट में जाना है और बैकस्लैश n को प्रिंट करवा देना है। बैकस्लैश n का क्या मतलब होता है, बैकस्लैश n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ओके। बैकस्लैश n कहने का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट लाइन। तो जो चीज़ें हैं हमारी जो बैकस्लैश n के नीचे, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे। चलिए आइए इसको भी देखते हैं कि एक्चुअल में ये काम मेरा करता है कि नहीं। इसको रन करवा कर देखते हैं। अब देखिए बिल्कुल सीमेज पटना दोनों नेक्स्ट लाइन में आ गया, इसके बीच में हम बैकस्लैश n का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। बैकस्लैश n का इस्तेमाल किए हैं तो चीज़ें नेक्स्ट लाइन में आ गई, ओके। पता है एक मज़ेदार चीज़, आप चाहे तो इसको ना आप एक और तरीके से ना इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा सकते हो। आप इसको हटाओ, ओके। आप यहाँ पर सीमेज लिखे हैं, यहाँ पर जाओ, कहाँ पे देखो, ध्यान से मेरा कर्सर देखो कहाँ पे है, कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये देखो। यहाँ पर जाओ, बैकस्लैश n डाल दो, ओके। इसको भी आप रन करवा के देखो क्या होता है। बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चीज़ें प्रिंट हो गई, या इससे भी नेक्स्ट लाइन में चीज़ें प्रिंट होंगी, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, ठीक है। आपने ये बैकस्लैश n यहाँ भी लगा सकते हो, बैकस्लैश n, सॉरी बैकस्लैश n, कोई दिक्कत। आप यहाँ भी बैकस्लैश n लगा कर यहाँ पर लगा दिए, आप यहाँ पर भी लगा कर चेक कर सकते हैं कि आखिर क्या सीन होता है। देखिए Ctrl+S Ctrl+N, आप यहाँ भी देख सकते हैं सीमेज पटना दोनों अलग अलग प्रिंट हुए, ओके। आप समझ गए हो कि प्रिंटफ में n को बैकस्लैश n को, या फिर बैकस्लैश n का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में प्रिंट हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सीमेज जो है ना और पटना दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो लेकिन अलग अलग हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए दो तरीके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेस छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पर स्पेस आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये पहले आप यहाँ पर स्पेस छोड़ के देखो कि एक्चुअल में होता है कि नहीं। रन कर के देखते हैं। देखिए हमने 3 स्पेस छोड़ा था, यहाँ 3 स्पेस का जगह लेकर के चीज़ें एक ही लाइन में प्रिंट हुई ना, ओके। आप यहाँ पर स्पेस ना छोड़ करके ना आप इसके शुरू में प्रिंट कर दो, यहाँ इसके शुरू में स्पेस छोड़ दो, ठीक है। 2 स्पेस छोड़े हैं, अब इसको देखते हैं रन करा कर क्या होता है। देखिए बिल्कुल एक ही लाइन में है पर 2 स्पेस के बाद अलग अलग प्रिंट हुआ है, ठीक है। आप इस जो स्पेस है ना, ये जो अलग अलग प्रिंट हुआ है, आप स्पेस ना छोड़ करके ना आप सिंपल सा यहाँ पर बैकस्लैश टी का इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो ये अपने आप अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। टैप मतलब अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे इसको सेव करके जब हम इसको रन करते हैं ना, अब देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई स्पेस छोड़ा बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ें अलग अलग हो गई। बैकस्लैश टी जो है एक फंक्शन जो है ये दोनों चीज़ों को ना अलग अलग कर दिया। इसके बीच में ना ऑटोमेटिक ना स्पेस आ जाता है अगर हम बैकस्लैश टी का इस्तेमाल करते हैं, ओके। आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या फंक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर है सीमेज और नीचे क्या है, पटना, यहाँ पर है सीमेज, ओके। अगर आप चाहते हैं ना अगर आप चाहते हैं कि नहीं पटना से ना हम सीमेज को ओवरलैप कर दें, ठीक है। ये पटना है, यहाँ पर है सीमेज। आप चाहते हैं कि पटना में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, ओके। सीमेज में कितने, 1 2 3 4 5 6। सीमेज में 6 लेटर्स हैं और पटना में 5 लेटर्स हैं, ओके। आप चाहते हैं कि इस 5 लेटर से इसके ना 5 लेटर्स को ना रिप्लेस कर दें, ठीक है, ओवरलैप कर दें। सी की जगह पी आ जाएगा, ए की जगह आई की जगह ए आ जाए, और टी जो है एम की जगह चला जाए, ए की जगह एन चला जाए, और जी की जगह हाँ ए चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आएंगे और अपना कर्सर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, बैकस्लैश आर,
सॉरी, \r। ओके, क्या आप लोग मुझको बता सकते हैं कि अब क्या प्रिंट होने वाला है? ठीक है, बड़ी मज़ेदार चीज़ प्रिंट होगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सेव किया, इसको रन किया, ठीक है। अब देख लो, PATNA पटना आ गया। इसके 5 लेटर्स, इसके 5 लेटर से रिप्लेस हो गए। इसमें है 6 लेटर, मतलब 1 लेटर एक्स्ट्रा है, तो वो 1 लेटर एक्स्ट्रा आ गया। ओवरऑल कहने का मतलब ये ना, आर मतलब होता है रिप्लेस, ये रिप्लेस कर देता है चीज़ों को, या जहाँ भी \r लगता है। ओके, आशा करते हैं चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। आशा करता हूँ अभी तक चीज़ें आपको जो हमने प्रिंटिव के साथ किया है वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब ना हम लोग थोड़ा सा प्रिंटिव के साथ ना वेरिएबल को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके साथ खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए। तो देखते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल्स होता क्या, ठीक है। सिंपली वेरिएबल्स होता क्या। तो आइए अपने PDF की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या, ठीक है। वेरिएबल्स के साथ अगर खेलना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ही तो उसके साथ खेल पाएंगे ना, ठीक है। तो आपको ना एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ, उसकी मदद से ना आप वेरिएबल्स को कभी भूल ही नहीं पाओगे। सपने में भी रहोगे ना, यमराज अगर पूछें कि बताओ वेरिएबल्स क्या होता, वहाँ भी आप बता दोगे, ठीक है। तो एक छोटा सा कहानी को रेफरेंस लेते हुए मतलब वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग तो बहुत सारी शादियाँ अभी तक अटेंड किए होंगे, ठीक है। तो शादी से पहले, ठीक है, शादी से थोड़ा सा पहले क्या होता है, तिलक छेका का जो फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो जो होता है उसमें अगर देखा जाए तो लड़की वाले के यहाँ से लड़के वाले के यहाँ तिलक लेकर जाया जाता है, ठीक है। वहाँ जो तिलक लेकर के जो लोग जाते हैं उन्हें बैठाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, नाश्ते का पैकेट दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो नाश्ते का पैकेट होता है ना भाई, वहीं से कॉन्सेप्ट आया वेरिएबल्स, हमको तो यही लगता है। सेम चीज़ है भाई दोनों। जैसे में हम देखते हैं वहाँ पर हम लोग को बचपन में हम लोग को बोला जाता है जाओ मिठाई का पैकेट पैक कर दो। भाई उस समय अजीब सा चुल मचता था, ठीक है। बड़ा मज़ा आता था उस समय मिठाई का पैकेट बनाने में, ठीक है। तो हमारे जो दादा मामा काका थे वो बोलते थे कि जाओ बना दो। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग को मिलता क्या था, कंटेनर मिलता था, तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती थी, पकवान मिलते थे, अदरक लहसुन सब मिलता था। बोला जाता था कि जाओ आराम से पैक कर दो, ठीक है। तो हम लोग को जो कंटेनर मिलता था ना, जिसमें हम लोग क्या क्या रखते थे, वहाँ पे शादी की हम बात कर रहे हैं, तिलक में जब हम लोग को कंटेनर मिलता था, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या क्या डालते थे, जो भी मिठाइयाँ थी वो डालते थे, या फल हो गया या फिर जो कोई भी मिक्सचर हो गया डालते थे। वहाँ जो हम लोग कंटेनर यूज करते थे ना, वही वेरिएबल्स एज इट इज कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दोनों जगह। वहाँ पर जो हमें कंटेनर मिलता था, यहाँ वेरिएबल्स है। वहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ उसमें रखते थे, यहाँ पर तरह तरह के डाटा रखते हैं उसके अंदर, किसमें, वेरिएबल्स में, ठीक है। यहाँ पर जो अलग अलग तरह के डाटा कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे हम इंट टाइप का डाटा रख सकते हैं इसके अंदर, फ्लोट टाइप का रख सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का रख सकते हैं, फिर स्ट्रिंग टाइप का रख सकते हैं। ऐसे कई तरह के डाटा होते हैं जिसको हम वेरिएबल्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो जो वो डाटा को जहाँ हम रखते हैं ना, जहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर जगह, उसी को हम पार्टिकुलर कंटेनर में जहाँ वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, वही मेरा वेरिएबल्स होता है। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है ओवरऑल, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर टू स्टोर वेरियस टाइप ऑफ डाटा, ओके। तो आशा करता हूँ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि
जो ये डाटा होते हैं वो कितने तरह के यूज होते हैं वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए, तो कई तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे हम इंट हो गया, ठीक है, इंट डाटा टाइप हो गया, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो 4 दिख रहा है ना, एक इंटीजर वैल्यू है, 2.5 है, एक फ्लोट वैल्यू है, ये जो है इसे हम कैरेक्टर वैल्यू बोलते हैं, ये जो आप हेलो देख रहे हो ना, इसे हम स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से चीज़ों को देखते हैं। इंट कहने का क्या मतलब होता है? इंट जो होता है ना, वो एक इंटीजर वैल्यू को, ठीक है, इंट जो वेरिएबल होता है, इंट डाटा टाइप का जो वेरिएबल होता है, वो अपने अंदर केवल और केवल इंटीजर टाइप का ही वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आप ध्यान से देखना चीज़ों को। इंट जो है अपने अंदर इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इंट एज, ठीक है। यहाँ पर इंट एज कहने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, यहीं पर आपको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंट एज 23 लिखने का मतलब क्या हुआ, इंट जो है, ठीक है, ये बताता है कि ये जो हमारा एज वेरिएबल है, यह किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, तो वो एक इंटीजर वैल्यू होगा। इंट मार्क्स, उसी तरीके से यहाँ मार्क्स जो है किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का, ठीक है। उसी तरीके से हम फ्लोट को देखते हैं। फ्लोट है, फ्लोट किस तरह का वैल्यू अपने आप में स्टोर कर पाएगा, हाँ, डेसिमल वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। पर देखो वही फ्लोट कहने का क्या मतलब है कि हमने जो वेरिएबल लिया है, ठीक है, वो किस तरह का, वो किस टाइप का है, वो एक फ्लोट टाइप का है, ठीक है। जब वेरिएबल मेरा फ्लोट टाइप का है तो वो वैल्यू किस तरह का अपने अंदर स्टोर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्लोट टाइप का ही वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा। तो 19.54 जो है किस तरह का वैल्यू है, एक डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल कहने का मतलब फ्लोट वैल्यू है, ओके। उसी तरीके से कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, कैरेक्टर जिसको हम यहाँ पर ना कैर लिखते हैं, कैर, यह किस तरह का वैल्यू स्टोर कराएगा अपने अंदर, कैरेक्टर टाइप का वैल्यू, वह जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है। एस्टरिस्क जो है ना, वो भी मेरा एक कैरेक्टर ही है, हैश हो गया, डॉलर हो गया, एम्परसेंट हो गया, या फिर यहाँ पर हम एट द रेट बोल सकते हैं इसको, मॉड्यूलो जिसको हम परसेंटेज भी बोलते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। और कैरेक्टर के बारे में ना एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नहीं भी चाहिएगा याद रखना ना, फिर भी आपको याद करना पड़ेगा यार, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आप देखो चीज़ों को, इट ऑलवेज कंटेन्स सिंगल कोट्स, सिंगल कोट कहने का मतलब क्या, ये वाला, टू कैरेक्टर्स लाइक इतना, मतलब अगर आप कैरेक्टर को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, कैरेक्टर अगर यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ेगा हर हालत में, तभी आप चीज़ों को ना यूज़ कर पाओगे। जैसे हम ए का यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, ए और बी है, अगर हम सिंपली अगर हम ए का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको ए ऐसे ही जा कर के लिख देंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वहाँ एरर शो करेगा, तो हमें सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ेगा। कैरेक्टर के साथ एक केस होता है, वही चीज़ फ्लोट और इंटीजर के साथ नहीं होता, स्ट्रिंग के साथ अलग केस है, कैरेक्टर के साथ अलग केस है, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। स्ट्रिंग है ये, यहाँ जो आप देख रहे हो ना, हेलो, हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ डुअल कोट लगता है, किसी भी वर्ड है उसके बाद दोनों तरफ अगर हम डुअल कोट का यूज़ कर लिया ना, वो स्ट्रिंग हो गया, ओके। तो आगे देखते हैं, अब वेरिएबल्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि वेरिएबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज़, वेरिएबल्स जो होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, ये बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव क्या होता है, सिंपल सा बात है, केस सेंसिटिव होता क्या, जैसे मैं देखो, अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, ए क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है, आपने ए लिखा है छोटा वाला, लोअर केस में है, ठीक है, यहाँ पर देखो ए अपर केस में है, एक ही प्रोग्राम में आप 2 ए का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो कब, जब आप दोनों को अलग अलग केस में लिख रहे हो, अगर यहाँ पर छोटा है तो दोनों को आप अलग अलग यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक ही प्रोग्राम में आप इसका दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो।
आशा करता हूँ समझ रहे होगे। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एक्स है, ठीक है। एक्स में हम 1 to 3 स्टोर करवा दिए, अपर केस में है, बड़ा वाला एक्स है, कैपिटल एक्स है, तो हम स्मॉल एक्स में दूसरा वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, आराम से और दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसका यूज़ हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, एवरी वेरिएबल्स आर ट्रू। यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हमने लिखा है ना, इसमें कोई गलत नहीं है, सभी जो है बिल्कुल सही है। वी कैन स्टोर एनीथिंग इन अपर केस एंड लोअर केस, बोथ आर डिफरेंटली ट्रीटेड इन वेरिएबल्स। दोनों जो सभी जो है ना, अपर केस लोअर केस अलग अलग तरीके से ना, ठीक है, ट्रीट किए जाते हैं सी के प्रोग्राम में, ओके। वही चीज़ मैंने आपको बताया ऊपर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है मेरा, फर्स्ट कैरेक्टर जो है ना मस्ट बी अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर। नीचे जो ये लाइन देख रहे हैं ना, इसे अंडरस्कोर बोलते हैं, ओके। तो हम कोई भी वेरिएबल्स अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसका पहला लेटर जो है ना वो एकदम जरूरी है कि क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। आप चाहते हो कि 1 2 में एक वेरिएबल्स लेते हैं जो है एक नंबर टाइप का हो, जैसे 5 ले लेते हैं, 5 में हम 10 वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो पहला कैरेक्टर है वह एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस इन वेरिएबल्स, मतलब कोई भी जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं ना, तो उसे बीच में ना कोई स्पेस देते हैं और ना ही हम कोई कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नो अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, यही चीज़ है यहाँ पे। हम अगर उसमें कोई साइन देना चाहते हैं ना वेरिएबल्स में, तो आप केवल और केवल एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, वो है अंडरस्कोर। कहने का क्या मतलब है, आइए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ डिटेल में। जैसे मान लो यहाँ आया, ठीक है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, चीज़ें आपको दिखनी चाहिए यार। जैसे आप मान लो, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने इंट, ठीक है, इंट एक्स, इंट एज लिखते हैं, इंट एज इक्वल्स टू 5 मैंने लिखा। कोई दिक्कत, कोई एरर देख रहे हैं आप हमारे प्रोग्राम में, कहीं कोई एरर आ रहा है, कोई भी रेड फ्लैग आ रहा है? नहीं, मेरा ये सही है। अगर इंट हो गया, ठीक है, अंडरस्कोर मैंने लिखा, एज लिखा, ठीक है, एज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर 6 लिखता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे असाइन हो गया? ये जो एज देख रहे हो ना, और ये जो एज देख रहे हो आप, ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसमें अंडरस्कोर लग गया है, इसमें नहीं लगा हुआ है, मतलब दोनों जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग है। यही तो बात है यार। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होगे, ठीक है। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ वेरिएबल्स को। जैसे मैं अगर आप लिखना चाहेंगे इंट है, ठीक है, सपोज एक अंडरस्कोर है, AGE, एज लिखा, एज इक्वल्स टू, अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें 6 स्टोर करवा दें, ठीक है, सेम चीज़ हो गया ना फिर ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना। अगर आप मान लीजिए कि आपने एज लिखा, अंडरस्कोर AG, उसके बाद स्पेस दे करके आप ई लिखना चाहते हो, यहाँ एरर थ्रो करेगा, ऐसा सी में नहीं होता है, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि एज वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ एज है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि कॉमा का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो ये गलत तरीका है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। आइए अपने PDF पे चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया डाटा टाइप, ये हो गया साइज, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डाटा होते हैं, ठीक है। जैसे अनसाइंड इंट हो गया, वो कितना स्पेस लेगा, 2 बाइट का। इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ फ्लोट है 4 बाइट लेगा, डबल है वो 8 बाइट लेगा, लॉन्ग डबल है वो 10 बाइट लेगा। ये क्या होता है, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, अनसाइन, लॉन्ग, इंट, ये सभी चीज़ें हम आगे चैप्टर में चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, कीवर्ड्स इन सी। टोटल जो है ना 32 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देख रहे हो टोटल
32 कीवर्ड्स होते हैं। आप इनको छोड़कर ही दूसरा कोई वेरिएबल्स मान सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो इंट है, पहले से प्री डिफाइंड है। ये जो कीवर्ड्स है ना, ये पहले से इनका यूज किया जा चुका है। कहाँ पे? जब सी जब बना था उस समय इन सभी को एक फंक्शन दे दिया। ये सभी एक फंक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें देख रहे हो ना, ये सभी फंक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आप इनको छोड़कर ही कोई दूसरा वेरिएबल बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कैर है, कैर को हम वेरिएबल बना ले, तो ये फिर एरर शो करेगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं ऐसे वाले? 32, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है। ये जो कीवर्ड है ना, वो पहले से ही रिजर्व्ड है, यू कांट यूज इट एज अ वेरिएबल, ठीक है। आप इसे वेरिएबल की तरह नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर? नेक्स्ट क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये बताता है आपको। आइए आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये सब जो है ना, परसेंटेज सी परसेंटेज, इसी को फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, ठीक है। आइए हम एक्चुअल में होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा? कैरेक्टर, कैर सी एच वेरिएबल लिया। ये जो वेरिएबल मेरा सी एच है, ठीक है, ये किस टाइप का है? तो मेरा ये चीज़ बताता है कि यह किस टाइप का वेरिएबल का कंटेनर है। तो ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल का कंटेनर है, जिसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है? जिसमें हम लोग किसको स्टोर किए हैं? एक कैरेक्टर वैल्यू को, जो है मेरा एफ, ठीक है। एफ को जो हमने स्टोर किया, और एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने जो एफ को लिखा है वहाँ हमने सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है। दोनों तरफ हम लोगों ने सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग सिंगल कोट का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को देखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर कहने का मतलब क्या है, ये हमें बताना पड़ता है। जब हम प्रिंटफ में या स्कैनफ में, प्रिंटफ से हम प्रिंट करवाते हैं, स्कैनफ से हम चीज़ों को इनपुट लेते हैं, ठीक है। जब हम इनपुट लेते हैं या किसी चीज़ को प्रिंट करवाते हैं, तो हमको पहले बताना पड़ता है ये जो वेरिएबल का कंटेनर है ये किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। हम जो प्रिंट करवाने वाले हैं, जो भी डाटा कहने का मतलब ये, ठीक है, जो भी डाटा हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो किस तरह का है, उसको हम लोगों को पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। प्रिंटफ को बताना पड़ेगा कि हम जो डाटा प्रिंट करवाने वाले हैं वह एक कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। जब हम कैरेक्टर टाइप का है, वही परसेंटेज सी क्या बताता है कि हमारा जो डाटा है ना, जो प्रिंट होने वाला है, वह कैरेक्टर टाइप का डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने इंट लिया एक्स में क्या स्टोर करवाया? इंटीजर टाइप का वेरिएबल, जिसमें हमने 2015 जो एक इंटीजर वैल्यू है जिसको हमने स्टोर करा दिया, 2020 जिसको हमने वाई में स्टोर करवा दिया। जब हम प्रिंट करवाने जाएंगे ना, तो हमको बताना पड़ेगा कि हम किस टाइप का जो है ना डाटा, उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करवाओगे ना, तो ये फिर प्रिंट नहीं कर पाएगा 2015, या फिर जो भी चीज़ें हमने असाइन करी है इसके अंदर, वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो हमें पहले बताना पड़ता है किसको? प्रिंटफ को, कि हम जो डाटा प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है, वह किस तरह का है। वह कोई कैरेक्टर टाइप का है, मतलब फ्लोट टाइप का है, या फिर इंटीजर टाइप का है, या स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो हमें बताना पड़ता है। यही जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट को बताना पड़ता है कि यह किस तरह का है, ठीक है। आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिफाइंस द टाइप ऑफ डाटा टू बी प्रिंटेड ऑन standard output. You need to use format specifier whatever you are printing, ठीक है। formatted input with printf हो गया, या फिर accepting input with scanf, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है, ठीक है। जो होते हैं सी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं, काउंटेबल ही हैं
लेकिन उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, मेंशन किया है मैंने, तो इसे भी याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को हम इस्तेमाल करते करते जहन में अपने आप ये सब बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम सिंगल मतलब कैरेक्टर को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए परसेंटेज सी, अगर स्ट्रिंग को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या ज़रूरत पड़ेगा, परसेंटेज एस, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परसेंटेज एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इंटीजर वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो परसेंटेज डी देना पड़ेगा। उसी तरीके से कुछ और चीज़ है जिसे आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसको हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ रहे होंगे आगे। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, पहले इसी को देख के ख़त्म करते हैं यार, इसको, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज, द परसेंटेज सिंबल, समझ में आया? नहीं, अब आएगा भाई, अब आएगा तुमको समझ में। को कहा जाए कि अब जो है परसेंटेज के जो साइन है उसको प्रिंट करवाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो पता है पहले से। यहाँ आ गए और यहाँ पर हम परसेंटेज की वैल्यू को डाल देंगे। क्या यह हमारे, ओके, आपको लग रहा होगा हमें स्टेटमेंट छोड़ दिया इसलिए एरर दिखा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये परसेंटेज प्रिंट होगा या फिर नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। तो आइए पहले इसको रन करा के देखते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्या मेरा परसेंटेज प्रिंट हुआ? नहीं। कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम एक परसेंटेज को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, ठीक है, तो हमको यहाँ एक परसेंटेज नहीं, यहाँ पर पेयर में लिखना होगा। यहाँ पर मेरा जो कंपाइलर है ना, वो एक पेयर को ना एक समझता है। मतलब अगर हमने 2% लिखा, ठीक है, तो प्रिंट कितना होगा? 1। अगर हमने 4% लिखा तो कितना परसेंटेज प्रिंट होगा? 2, ठीक है। पेयर को एक समझता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रिंट करवा कर कि प्रिंट होता है कि नहीं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो, ठीक है, परसेंटेज मेरा प्रिंट हुआ, मैंने 2 लिखा तो 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब बीच में हम एक स्पेस देते हैं, फिर से 2% लिखते हैं। अब बता सकते हैं कितना प्रिंट होगा? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, 2 प्रिंट होगा। आपने \n दिया, ठीक है, उसके बाद आपने 4 दिया, मतलब 2 बिना स्पेस के परसेंटेज मेरा प्रिंट होने वाला है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? 2% बिना स्पेस के एक साथ चिपका हुआ प्रिंट होने वाला है। कहाँ? नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि मैंने बीच में यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्पेस दिया यहाँ पे, इसलिए एक स्पेस भी ले लिया है, ठीक है। \t का इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम \t का इस्तेमाल करके देखते हैं, एक स्पेस नहीं देते हैं इस बार। इसको रन करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो टैब आ गया है, इन तमाम चीज़ों का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग प्रिंटफ के साथ ना, ठीक है, मज़ेदार चीज़ें करने वाले हैं वेरिएबल्स के साथ मिल करके, ठीक है। ये जो प्रिंटफ है, ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन है, ये कोई वैल्यू रिटर्न करता है? अगर आपका जवाब है हाँ या ना, जो भी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। कमेंट करते रहने से ना मतलब अच्छा लगता है हमें भी, आपको भी लगता है कि हम इस सेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ, प्रिंटफ जो है ना एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। कैसे? तो आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को करके हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ना हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं कि आखिरकार मैंने कोड लिखा क्या है, किस तरीके से ये काम करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का, ठीक है, पहले मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया। ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया, मैंने एक सिंपल सा एक वेरिएबल लिया ch, इन टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। और ch में मैंने वो वैल्यू असाइन कर दी जो प्रिंटफ जो है ना रिटर्न कर रहा है। प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है?
जैसा कि मैंने आपको बताया एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर कहने का मतलब यहाँ पर तो हमने पटना लिखा है, तो ये फिर इसे फिर पटना रिटर्न करना चाहिए। फिर इंटीजर कैसे रिटर्न करेगा? तो प्रिंटफ ना इसे पटना नहीं समझ रहा है, ठीक है, इसे सिंगल सिंगल समझ रहा है, ठीक है। जैसे PATNA पटना, पटना में कितने लेटर्स हैं? 5। जब ये प्रिंटफ जब प्रिंट करवाना तो पटना करवाएगा, ठीक है, लेकिन जब ये वैल्यू रिटर्न करता है ना तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो बताता है कि कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर हमने उसमें इनपुट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 नंबर का एक वर्ड जो है इसके अंदर मैंने लिखा है। तो अब क्या बता सकते हैं कि अब जो ये प्रिंटफ है कितना रिटर्न करेगा? 4, 5, 6, 7 कितना रिटर्न करने वाला है? हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, 5 लेटर का है तो 5 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंटफ, मतलब प्रिंट कर दो क्या? मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है, %d। आप समझ रहे हो %d कहने का मतलब क्या है? एक इंटीजर वैल्यू। मैंने यहाँ पर इंट लिखा है ना, मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है कि हम जो डाटा प्रिंट करवाने वाले हैं वह किस तरह का है। तो एक डी लिखने का मतलब एक इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो मैंने प्रिंट करवा रहा हूँ क्या? एक इंटीजर टाइप का डाटा जो है क्या? CH, ठीक है, CH। हम इसको हटाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करके ना क्या आप बता सकते हो कि आखिर का प्रिंट क्या होने वाला है? एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सी जो है ना बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है, सिंपल एंड इफेक्टिव। कहने का क्या मतलब, इसमें चीज़ें जो है ना लाइन बाय लाइन चेक होती है। यहाँ से स्टार्ट करना चालू करेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा, देखेगा कि हाँ stdio.h, हाँ stdio.h मतलब यहाँ पर आगे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंट मेन, ठीक है, लाइन बाय लाइन आया। उसके बाद इंट CH स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फिर यहाँ रुकेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा, फिर आएगा यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा, फिर आएगा यहाँ से यहाँ चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, ठीक है। इस तरीके से लाइन बाई लाइन चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। आपने पहले क्या लिखा है? प्रिंटफ पटना, ठीक है, यहाँ तक आएगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करवाएगा? पटना को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न कर देगा एक वैल्यू जो होगा मेरा 5, ठीक है, और वो जा कर के असाइन होगा कहाँ? CH में। हम यहाँ पर CH को प्रिंट करवा रहे हैं फिर से, तो बाद में मेरा क्या प्रिंट होने वाला है? क्या होने वाला है? हाँ ऑब्वियस सी बात है 5 प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंटफ रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू जो CH वेरिएबल में जा कर के स्टोर हो रहा है, ठीक है। जब हम CH को प्रिंट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है CH में कितना प्रिंट होगा? 5। ओके, हम इसको रन करा कर देखते हैं, Ctrl+S Ctrl+Alt+N। ओके, अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। पटना, उसके बाद 5 प्रिंट हुआ। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये पटना हो गया 5। इसी में सट क्या आया, क्योंकि मैंने वहाँ नेक्स्ट लाइन या फिर \t का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके, तो समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रिंटफ जो रिटर्न करता है वैल्यू, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा इंटीजर के साथ खेलिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं थोड़ा फ्लोट के साथ खेलना। फ्लोट जो है ना भाई सच में मज़ेदार चीज़ है। थोड़ा सा इसके साथ ना गेम इधर उधर करके देखते हैं, ठीक है। फ्लोट टाइप का, अगर फ्लोट का यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लोट टाइप का हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लेते हैं फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं x, ठीक है। इसमें हम असाइन कर देते हैं 12.444 ओनली, ठीक है। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं, वो भी फ्लोट टाइप का, ठीक है। फ्लोट टाइप का लिए हैं y, और y में हम क्या असाइन कर रहे हैं? 13.66, ठीक है, लिया। अब हम प्रिंट करवाते हैं।
प्रिंट करवाना है हमको। पहले क्या, x, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू परसेंटेज। अच्छा आप यहाँ पे बताओ पहले, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ होने वाला है? फ्लोट है, सिंपल सा फ्लोट परसेंटेज एफ, फ्लोट परसेंटेज एफ यूज होगा, ठीक है। फ्लोट वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें प्रिंटफ फंक्शन को बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा पहले कि हम जो डाटा प्रिंट करवाने वाले हैं वो फ्लोट टाइप का है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे एक्स को, लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट करवाने वाले हैं किसको, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू परसेंटेज f, ओके। उसके बाद क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, y की वैल्यू, लास्ट में हम डालेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ओके। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या बता सकते हैं, क्या क्या प्रिंट होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ एक्स प्रिंट करवा रहा है मतलब एक्स में जो भी डाटा स्टोर है वो प्रिंट होने वाला है। वाई को प्रिंट करवाते हैं मतलब वाई में जो भी डाटा प्रिंट है स्टोर्ड है वो प्रिंट होगा। तो आइए इसको रन करा कर देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एन, ओके। मैंने करवाया रन। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही करते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो है ना थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेटिंग के लिए ना बैक स्लैश एन को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब इसे फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। पहले इसको क्लियर करते हैं, एस बैक स्लैश, ओके। हाँ, तो आपको चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स 12.44, ये जो वैल्यू आता है ना ये गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू जो है ना कंपाइलर डाल देता है अपने आप फ्लोट के रूप में, ठीक है। 6 वैल्यू तक है ना, 6 वैल्यू तक गार्बेज वैल्यू आता ही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगर हम चाहते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा इसके साथ और खेल के देखते हैं। यहाँ पर आप चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो गार्बेज वैल्यू हट जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 12 जो है उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2, दोनों में 2 नंबर है। तो यहाँ पर ना हम पॉइंट टू का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे ही 0.2 का इस्तेमाल करते हैं ना क्या होगा, क्या बता सकते अब क्या प्रिंट होने वाला है? हाँ मैं जानता हूँ आपको पता है, ठीक है। कंट्रोल एस से कंट्रोल ऑल्ट और एन का इस्तेमाल करते हैं, रन कराते हैं। अब देखो आप गार्बेज वैल्यू हट गए। कहने का क्या मतलब हुआ, चलो मैं बताता हूँ आपको। 0.2 कहने का मतलब है कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए। अगर नहीं बताते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 6 डिजिट का वैल्यू दे देगा, जिसमें आपका अगर 2 वैल्यू यूज़ केस में आ रहा है तो गार्बेज वैल्यू आपको 4 दे देगा। अगर आप 444 3 यहाँ पर 3 वैल्यू लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 444 3 वैल्यू लेते हैं तो गार्बेज वैल्यू आपको 3 देगा, ठीक है। ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाइलर कितना गार्बेज दे रहा है, उस हिसाब से। तो जब हम इसको 0.2 लिख देते हैं ना, मतलब उसको हम बता देते हैं, उसको हम पहले ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई हमको डेसिमल के बाद केवल 2 ही नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 4 है ना, 4 4 को 4 लिखे हैं, ठीक है। तो अब अगर प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, करवा के देख लेते हैं। फिर भी मेरे पास 12 के बाद 2 ही 4 प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंपाइलर को पहले बता देते हैं केवल 2 ही नंबर चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि, ठीक है, यहाँ आ जा भाई। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद हमको केवल 1 नंबर चाहिए, ठीक है, तो 0.1 डाल दो, कंट्रोल एस कंट्रोल ऑल ओके। तो आप देखो कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ गया
ऑटोमेटिकली नहीं, कंपाइलर को हमने बताया है पहले कि पॉइंट के बाद हमें एक नंबर चाहिए, मतलब उसने हमें पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर दिया। पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ तो 4 है तो समझ में आ रहा है कि यहाँ 12 के बाद डेसिमल के बाद 4 आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है 6, तो यहाँ 7 प्रिंट हुआ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, ऐसा क्यों? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। कंपाइलर जो है ना, अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है, कहाँ पे, ये जो नंबर है, ठीक है, पहला नंबर जो है ना, पहला नंबर के बाद वाला जो नंबर है, पहले नंबर के बाद वाला जो नंबर है, ये वाला 6, ठीक है, वो 6 अगर 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, तो 1 से इंक्रीज कर देता है, मतलब उससे पहले वाला जो वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा देगा। पर उससे पहले क्या है 6, तो उसको कर देगा 7, ओके। 7 है तो 8 कर देगा, 5 है तो 6 कर देगा, ठीक है। 9 है तो क्या कर देगा क्या करेगा? 1 कर देगा गुरु, ठीक है। अगर 5 से अगर कम रहता है तो जो कुछ नहीं करेगा भाई, कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा। 5 से कम है, यहाँ 4 जो है, अब देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसमें आप ध्यान से देखो, हमको वैल्यू चाहिए 1 4 चाहिए, क्योंकि मैंने 0.1 लिखा है, मतलब डेसिमल के बाद हमें 1 नंबर ही चाहिए केवल। तो 4 है, और उस 4 के जस्ट बगल में जो ये 4 है आपको दिख रहा होगा, ये 4 जो आपको दिख रहा है ना, ये 5 से छोटा है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, एज इट इज़ जो उससे पहले है उसको प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर 4 प्रिंट हो गया, और यहाँ पर 7 प्रिंट होने का रीज़न आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और इसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के पहले कुछ लिखने वाले, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं, अगर ये पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब सरप्राइज ना हो इसलिए, पॉइंट से पहले अगर कोई भी नंबर देते हैं, जैसे लेट सपोज मैंने 12 दे दिया, ठीक है, दोनों में मैंने एक साथ दिया, कैसे किया आपको मैं बता दूंगा, एक साथ कैसे चीज़ों को अलग अलग असाइन करते हैं, 2 कर्सर कैसे लाया जैसा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो डेसिमल से पहले मैंने 12 लिखा, इसका कहने का मतलब क्या है, और डेसिमल के बाद 1 लिखा, इसका कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल 12.1 लिखा मैंने, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब होता कि डेसिमल के बाद एक है, वो तो समझ में आ रहा है कि भाई हमको डेसिमल के बाद हमको केवल एक ही नंबर चाहिए। डेसिमल के पहले 12 लिखने का मतलब क्या होता है, सेम चीज़ भाई, डेसिमल के पहले हमको कितना नंबर चाहिए 12, लेकिन हम मेरे 12 नंबर चाहिए, लेकिन डेसिमल के बाद तो हमें केवल 2 ही नंबर है, ठीक है। तो वो ना स्पेस डाल देगा कंपाइलर जो है ना, वो अपने आप आपके लिए ना मेमोरी जो है ना 12 बाइट का मेमोरी आपके लिए ना रिजर्व कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप 12 देख रहे हो, आप इसको ऐसे नहीं, आप इसको रन करवा के देखो, तब आप अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप देख रहे हो चीज़ें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं, आप देखो पहले वाला क्या था, यहाँ था, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो ये आ गया। यहाँ से यहाँ तक जो है ना टोटल 12 बाइट का मेमोरी रिजर्व्ड है। जैसे यहाँ आपने 12 लिखा ना, 12.1 जो मैंने वहाँ लिखा, यहाँ पर 12 बाइट का मेमोरी मेरा स्टोर हो गया, जिसमें से 1 2 3 4 मैंने टोटल 4 बाइट मेमोरी ही यूज़ में आया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इन द सेंस कि मैंने जो भी प्रिंट करवाना हम लोग चाहते थे उसके तहत केवल 4 बाइट ही मेमोरी यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद जो ये जगह बच गया ना, कितना जगह बचा, टोटल कितना है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है। उसमें से मैंने यूज कितना किया 4, बचा कितना 8, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8 नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 8 स्पेस छूट जाता है अपने आप, कंपाइलर अपने आप 8 स्पेस जो है ना डाल देता है, ठीक है। आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो आइए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, और ये प्रोग्राम आप लोगों को बताना है कि
क्या प्रिंट होने वाला। सिंपल प्रिंटफ के साथ ही अभी थोड़ा सा खेल रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि अब क्या प्रिंट होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि अब क्या प्रिंट होने वाला है। आइए पहले इसको प्रिंट करा करके ही देख लेते हैं क्या प्रिंट हुआ मेरा। 97, ठीक है। हमने तो हम प्रिंट करवाना क्या चाह रहे थे, हम प्रिंट करवाना क्या चाह रहे थे, ए, क्योंकि मैं यहाँ सी एच लिखा हूँ, मतलब हम ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रिंट हुआ मेरा क्या 97, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों, देखिए हमने लिखा है किस टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का। हमने डाटा इंसर्ट किया कैरेक्टर टाइप का। अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इन द फॉर्म किस तरह का, इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये जो परसेंटेज डी स्पेसिफायर है ये इंटीजर का स्पेसिफायर है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को बताता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ए प्रिंट करवाएं तो आपको ना डी की जगह परसेंटेज सी का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। लेकिन डी लिखा तो मैंने, क्या आया 97। सपोज दैट अब हम यहाँ पर बी प्रिंट करवा कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली बी लिखते हैं। अब क्या प्रिंट होगा 98, पहले 97 अब 98, ओके। अब मेरा क्या प्रिंट हुआ 98। ए था तो 96, बी आया 98, सी लिखेंगे तो कितना होगा 99, डी लिखेंगे 100। इस तरीके से जो वैल्यू प्रिंट हो रहा ये, अच्छा आखिर ये वैल्यू है क्या, ठीक है। मन में आ रहा होगा आखिर ये वैल्यू क्या है। इसे ना आस्काई वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आस्काई वैल्यू को समझते हैं कि क्या होता है। हमारे कंप्यूटर जो है ना कितना लीटर समझता है 256, ठीक है। इसमें तो कुछ इंटीजर है, कुछ कैरेक्टर है, ठीक है। तो कई तरह के कुछ सिंबल्स हैं। तो जो इंटीजर है उसको तो समझ रहा है कि भाई ये 5 है, 7 है, 6 है। लेकिन जो कैरेक्टर है या सिंबल्स है, ठीक है, इसको मेरा कंपाइलर ऐसे नहीं समझता। कंप्यूटर क्या समझता है मेरा, ओनली बाइनरी नंबर 0 और 1। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए ना हम लोगों ने एक वैल्यू सेट किया, कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया, फिक्स कर दिया पहले से ही कि भाई तुम ए हो, छोटा वाला, वो भी लोअर केस अपर केस में अलग होता है। अगर हम ए जो लिखे हैं हम, अगर वो अपर केस में लिखे होते तो वहाँ 65 प्रिंट हो रहा होता। यहाँ मैंने इस लोअर केस में लिखा है तो 97 प्रिंट हुआ था, ठीक है। तो पहले से ही वैल्यू असाइन कर दिया गया है कि अगर तुम छोटे वाले ए हो तो तुम्हें 97 असाइन कर रहा हूँ, अगर तुम बड़े वाले हो तो तुमको कौन सा वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 65। ये जो वैल्यू पहले से असाइन किया गया है ना, अब ये जो 65 है, ठीक है, या फिर 97 जो भी आस्काई वैल्यू होता है, आस्काई वैल्यू आप आशा करते हैं समझ रहे होंगे कि आस्काई वैल्यू क्या होता है, ठीक है। जो आस्काई वैल्यू कंपाइलर को समझाने के लिए होता है, कंपाइलर ऐसे भी नहीं समझता। 98 लिखे हैं, ठीक है, जब 98 लिखे तो कंपाइलर समझ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं समझेगा। कंपाइलर कैसे समझेगा, तो हमारा जो 98 है ना ये बाइनरी में टूटेगा, ठीक है। जब ये बाइनरी मतलब 0 1 में टूटेगा उसके बाद जाके मेरा जो कंपाइलर है ना वो समझेगा। ट्रांसलेटर जो होता है बीच में, ठीक है, वो इसको ये सभी का फंक्शन जो है वही करता है, कम्युनिकेट करवाता है कंपाइलर से, ठीक है। ये जो 98 है 97 है ये सभी तमाम आस्की वैल्यू है। इससे ना आप, ठीक है, किसी कैरेक्टर तक पहुंच सकते हो। आज के ये 98 है ना, आप 98 की मदद से ना बी को प्रिंट करवा सकते हो, बी से आप 98 को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। हमने तो बी से 98 प्रिंट करवा दिया, अब हम देखते हैं 98 से बी प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ 98 मेरा किस तरह का है, इंटीजर टाइप का डाटा है। पहले हम क्लियर कर देते हैं भैया, तो इंटीजर टाइप के हो, उसके बाद इसको हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या 98, ओके। 98 मैंने असाइन कर दिया। अब यहाँ पर है परसेंटेज डी, अगर हम परसेंटेज डी लिखते हैं तो क्या प्रिंट होगा। अच्छा अब अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है क्या प्रिंट होने वाला बता सकते हो। अभी सिंपली प्रिंट होगा क्या 98, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ए प्रिंट हो तो यहाँ ए क्या है मेरा, एक कैरेक्टर टाइप का वैल्यू है,
ठीक है, कैर टाइप का वैल्यू है, तो इसके लिए हमें स्पेसिफायर परसेंटेज सी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम रन करा कर देखते हैं कि आखिरकार प्रिंट क्या होता है। बूम, चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर है बी, हमने लिखा क्या 98, प्रिंट हुआ बी। हमने वहाँ पर लिखा था बी, यहाँ पर हुआ प्रिंट 98। तो आप समझ रहे हैं, मैं कहना, मेरे ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि आप आस्की वैल्यू जो होता है, ठीक है, उससे आप जिसका वो आस्की वैल्यू है ना, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आप आस्की वैल्यू से आप नंबर प्रिंट करवा सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंट करवा सकते हैं, कैरेक्टर से आप आस्की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आइए हम सिंबल को थोड़ा सा सिंबल का यूज़ करके हम देखते हैं। ठीक है, इंटीजर है, इसको हटाते हैं, इसको लिखते हैं सी कैर टाइप का बनाते हैं। इसको हटा करके हम क्या करेंगे, एक हैशटैग है, इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम परसेंटेज डी लिखेंगे, एस कंट्रोल ऑल्ट एन। 35 प्रिंट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो हैश है ना, ठीक है, उसका आस्की वैल्यू कितना है 35। क्या हम 35 से हैश को प्रिंट करवा सकते हैं? बिल्कुल। तो आइए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 35 मेरा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, यहाँ है, इसको हटाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू हम क्या प्रिंट, इंटीजर है जो है 35। ठीक है, 35 आस्की वैल्यू है हैशटैग का, ठीक है, हैश का। तो हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसको डी के जगह हमको परसेंटेज सी स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल एस, कंट्रोल ऑल्ट और एन, बूम। आप देख सकते हो यहाँ पे हैश प्रिंट हुआ। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, हम आस्की वैल्यू से हम कोई सिंबल या कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकते हैं, और किसी कैरेक्टर या सिंबल से हम आस्की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। भाई इतना देर से जब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा मकसद एक ही था कि मैं यही चीज़ को आपको ना प्रूफ के साथ समझा सकूँ। ठीक है, आस्की वैल्यू से आप कैरेक्टर या सिंबल प्रिंट करवा सकते हैं, और सिंबल या फिर जो कैरेक्टर है उससे आप आस्की वैल्यू को भी आसानी से प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, इतना सभी करने का मेरा एक ही मकसद था। आशा करते आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे होंगे, इस वीडियो को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जो बहुत मज़ेदार होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया ना भाई, ठीक है, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, नहीं तो पाप लगेगा भाई अगर ऐसा नहीं किया। जोक्स अपार्ट, अगर आपको पसंद आता है ना सेशन, तो लाइक कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या चीज़ें हैं जिसको हमें सुधारना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से आगे के भी चैप्टर लगातार आते रहेंगे। सी के जो है ना, सी मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में एक वीडियो डालूँ जो थोड़ा लंबा हो, जो कंटेंट से बड़ा होगा। चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, इससे भी बेहतर तरीके से मैं वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो के साथ क्या करना है, प्यार दिखाना है इस वीडियो पे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए सी यू।